दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव वंश। एक दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। 2 शिवस्कंदवर्मन को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। 3 पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बनाया। 4 इस काल के प्रमुख शासक थे सिंहवर्मा प्रथम, शिवस्कंदवर्मन प्रथम, वीरकुर्च, शांतवर्मा द्वितीय, कुमार विष्णु प्रथम, सिंहवर्मा द्वितीय और विष्णुगोप। विष्णुगोप के बारे में कहा जाता है कि वह समुद्रगुप्त से युद्ध में पराजित हो गया था, जिसके बाद पल्लव कमजोर पड़ गए। 5 सिंहवर्मा द्वितीय के पुत्र सिंह विष्णु ने 575 ई में चोलों कालभ्र की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। 670 में परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम को आगे बढ़ने से रोका। हालांकि चालुक्यों ने पल्लवों के एक अन्य प्रसिद्ध शत्रु पांड्य राजा अरिकेसरी मारवर्मा से हाथ मिला लिया और परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित कर दिया। 695 ई में परमेश्वर वर्मा प्रथम की मृत्यु हो गई और एक शांतिप्रिय शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाने के लिए जाना जाता है। 722 ई में अपने बड़े बेटे की अचानक मृत्यु के दुख में उसकी मृत्यु हो गई। 722 ई में उसका छोटा पुत्र परमेश्वर वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह 730 ई में बिना की वारिस के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे पल्लव राज्य में एक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। 9 साम्राज्य के कुछ अधिकारियों और रिश्तेदारों के साथ घरेलू युद्ध के बाद नंदी वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने राष्ट्रकूट राजकुमारी रीता देवी से विवाह किया और पल्लव राज्य को पुनः स्थापित किया। 10 उसका उत्तराधिकारी दंतीवर्मा 796-846 बना, जिसने 54 वर्षों तक शासन किया। दंतीवर्मा पहले राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग द्वारा और फिर पांड्य शासकों द्वारा पराजित हुआ। 846 में नंदीवर्मा तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। 11 नंदीवर्मा तृतीय का उत्तराधिकारी नृपतुंग वर्मा था, जिसके 2 भाई अपराजित वर्मा और कंपावर्मा थे। मदुरई के पांड्य 6वीं से 14वीं शताब्दी। एक दक्षिण भारत में शासन करने वाले सबसे पुराने वंशों में से एक पांड्य भी थे। इनका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज के इंडिका में भी मिलता है। 2 इनका सबसे प्रसिद्ध शासक न्यांडुजेलियन था, जिसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। 3 पांड्य शासकों ने मदुरई में एक तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना की, जिसे संगम कहा जाता है। उन्होंने त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों का संरक्षण किया। उनकी शक्ति एक जनजाति कालभ्र के आक्रमण से घटती चली गई। 4वीं सदी के अंत में एक बार पुनः पांड्यों का उदय हुआ। उनका प्रथम महत्वपूर्ण शासक दुंदुनगन 590-620 था, जिसने कालभ्रों को परास्त कर पांड्यों के गौरव की स्थापना की। 5 अंतिम पांड्य राजा पराक्रमदेव था, जो दक्षिण में विस्तार की प्रक्रिया में उस्फ खान मुहम्मद बिन तुगलक का वायसराय द्वारा पराजित किया गया। चोल 9वीं-13वीं शताब्दी। एक चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध वंशों में से एक है, जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया। 2 आरंभिक चोल शासक कार्यकाल चोल थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में शासन किया। 3 850 में पांड्य पल्लव युद्ध के दौरान विजयालय ने तंजौर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अपने राज्याभिषेक को सफल बनाने के लिए इसने तंजौर में एक मंदिर बनवाया। इस दौरान श्रवणबेलगोला में गोमातेश्वर की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित कराई गई। 4 विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम 871-901 उसका उत्तराधिकारी बना। 5 राजराज प्रथम 985-1014 के शासन के दौरान चोल अपने शीर्ष पर थे। उसने राष्ट्रकूटों से अपना क्षेत्र वापस छीन लिया और चोल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया। उसने तंजावुर तमिलनाडु में भगवान शिव का एक सुंदर बनवाया। यह उसके नाम से राजराजेश्वर कहलाया। 6 राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र चोल 1014-1044 इस वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था, जिसने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके शासनकाल के दौरान भी चोल वंश की प्रसिद्धि चरम पर थी। इसने श्रीलंका पर भी अपना कब्जा किया था। 7 कुलोत्तुंग प्रथम 1070-1122 एक अन्य महत्वपूर्ण चोल शासक था। कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 साम्राज्यों वेंगी के पूर्वी चालुक्य और तंजावुर के चोल साम्राज्य को जोड़ दिया। आधी सदी के लंबे शासन के बाद 1122 ई कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र विक्रम चोल, जिसे त्यागसमुद्र भी कहते थे, उसका उत्तराधिकारी बना। 8 चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय 1246-79 था। वह एक कमजोर शासक था, जिसने पांड्यों के समक्ष समर्पण कर दिया। बाद में मालिक काफूर ने 1310 में इस तमिल राज्य पर आक्रमण कर दिया और चोल साम्राज्य समाप्त हो गया। राष्ट्रकूट एक दंतिदुर्ग 735-756 ने इस साम्राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को उख फेंका और 973 ई तक शासन किया। 2 दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम 756-774 बना।
कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 3 इस वंश के अन्य शासक थे गोविंद द्वितीय 774 780, ध्रुव 780-790, गोविंद तृतीय 793-814 और अमोघवर्ष नृपतुंग प्रथम 814-887। 4 अमोघवर्ष इस वंश का महान शासक था। वह गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघवर्ष के साम्राज्य के विस्तार के विषय में अरबी यात्री सुलेमान से जानकारी मिलती है, जो 851 में उसके दरबार में आया था और अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसका साम्राज्य उस समय के दुनिया के 4 बड़े साम्राज्यों में से एक था। 5 इस दौरान भारत में आए अरबी यात्री अलमाशदी ने राष्ट्रकूट राजा को भारत का महानतम राजा कहा है। 6 उसके द्वारा स्थापित राजवंश, जिसकी राजधानी कल्याणी कर्नाटक थी, बाद के कल्याणी के चालुक्य कहलाए। प्रारंभिक चालुक्य बादामी के चालुक्य थे। तैल्प ने 23 वर्ष 974-997 तक शासन किया। प्रतिहार 8वीं से 10वीं शताब्दी। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ये मूलतः गुजरात या दक्षिण पश्चिम राजस्थान से थे। बी नागभट्ट प्रथम ने सिंध से राजस्थान में घुसपैठ करने वाले अरबी आक्रमणकारियों से पश्चिम भारत की रक्षा की। सी नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसमें इन्हें सर्वाधिक राष्ट्रकूट शासकों ने पराजित किया। डी प्रतिहार शक्ति मिहिरभोज, जो भोज के नाम से प्रसिद्ध था, की सफलता के बाद अपना खोया गौरव पुनः पा सकी। उसके विख्यात शासन ने अरबी यात्री सुलेमान को आकर्षित किया था। एफ मिहिरभोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम था, जिसकी प्रमुख उपलब्धि मगध और उत्तरी बंगाल पर अपना आधिपत्य था। उसके दरबार का प्रसिद्ध लेखक राजशेखर था, जिसने अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी। 1 कर्पूर मंजरी, 2 बाल रामायण, 3 बाला और भरता, 4 काव्य मीमांसा। जी महेंद्रपाल की मृत्यु के साथ ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भोज द्वितीय ने गद्दी कब्जा ली, लेकिन जल्द ही सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने खुद को सिंहासन वारिस घोषित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दक्कन वापसी से महिपाल को उसके आक्रमण से लगे घातक झटके से संभलने का मौका मिला। महिपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कामयाब रहा। पाल 8वीं से 11वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमी कहा है। 2 पाल साम्राज्य की स्थापना 785 में गोपाल ने की थी। गोपाल एक उत्कट बौद्ध था। 3 उसने ओदंतपुरी बिहार शरीफ जिला बिहार में बौद्ध बिहार की स्थापना की। 4 गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना, जिसने पाल राज्य को महानता पर पहुंचाया। उसके नेतृत्व में राज्य का विस्तार हुआ और लगभग संपूर्ण बंगाल एवं बिहार उसका हिस्सा बन गए। 5 32 वर्षों के शासन के बाद धर्मपाल की मृत्यु हो गई और वो अपना विस्तृत साम्राज्य अपने पुत्र देवपाल के लिए छोड़ गया। 6 देवपाल 810 में गद्दी पर बैठा और 40 वर्षों तक शासन किया। उसने प्रागज्योतिषपुर, असम, उड़ीसा के क्षेत्रों और आधुनिक नेपाल के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 7 उसने प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया। बौद्ध कवि और लोकेश्वर तक के लेखक वज्रदत्त देवपाल के राजदरबार में विभूषित होते थे। सेन 11वीं से 12वीं शताब्दी। 1 सेन वंश ने पालों के बाद बंगाल पर शासन किया। 2 इसका संस्थापक सामंत सेन था, जो ब्रह्म क्षत्रिय कहलाया। 3 सामंत सेन के बाद उसका पुत्र हेमंत सेन गद्दी पर बैठा। इसने बंगाल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में खुद को प्रमुखता से स्थापित किया। 4 हेमंत सेन का पुत्र विजय सेन प्रसिद्ध राजा लगभग संपूर्ण बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर अपने परिवार को प्रकाश में लाया। विजय सेन ने अनेक उपाधियां ली, जैसे परमेश्वर, परमभट्टारक और महाराजाधिराज। 5 प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति की रचना की। 6 विजयसेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बल्लाल सेन बना। वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। 7 लक्ष्मण सेन के शासन के दौरान ये साम्राज्य पतन की ओर आ गया था। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के 2 मत प्रचलित हैं। एक का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, जबकि दूसरे का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ था, उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल को संधि काल भी कहा है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। साम्राज्य विस्तार। बंगाल पर पहले पाल वंश का अधिकार था, बाद में सेन वंश का अधिकार हुआ। उत्तरकालीन पाल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महिपाल था, जिसने उत्तरी भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय करीब 50 वर्षों तक राज किया। इस काल में उसने अपने राज्य का विस्तार बंगाल के अलावा बिहार में भी किया। उसने कई नगरों का निर्माण किया तथा कई पुराने धार्मिक भवनों की मरम्मत करवाई, जिनमें से कुछ नालंदा तथा बनारस में थे।
उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज के गढ़वालों ने बिहार से धीरे धीरे पालों के अधिकार को समाप्त कर दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसी दौरान चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार अजमेर से लेकर गुजरात की ओर कर रहे थे। वे दिल्ली और पंजाब की ओर भी बढ़ रहे थे। इस प्रयास में उन्हें गढ़वालों का सामना करना पड़ा। इन्हीं आपसी संघर्षों के कारण राजपूत पंजाब से गजनवियों को बाहर निकालने में असफल रहे। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर गजनवियों ने उज्जैन पर भी आक्रमण किया। राजपूत समाज का मुख्य आधार। राजपूत राज्यों में भी सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव था। राजपूत समाज का मुख्य आधार वंश था। हर वंश अपने को एक योद्धा का वंशज बताता था, जो वास्तविक भी हो सकता था और काल्पनिक भी। अलग अलग वंश अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। इनके राज्यों के अंतर्गत 12, 24, 48 या 84 ग्राम आते थे। राजा इन ग्रामों की भूमि अपने सरदारों में बांट देता था, जो फिर इसी तरह अपने हिस्से की भूमि को राजपूत योद्धाओं को, अपने परिवारों और घोड़ों के रखरखाव के लिए बांट देते थे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के साथ लगाव था। हर राजपूत राज्य का राजा अधिकतर अपने भाइयों की सहायता से शासन करता था। यद्यपि सारी भूमि पर राजा का ही अधिकार था। भूमि पर नियंत्रण को सम्मान की बात समझने के कारण विद्रोह अथवा उत्तराधिकारी के न होने जैसी विशेष स्थितियों में ही राजा जमीन वापस ले लेता था। धार्मिक स्वतंत्रता। उस काल में अधिकतर राजपूत राजा हिंदू थे, यद्यपि कुछ जैन धर्म के भी समर्थक थे। वे ब्राह्मण और मंदिरों को बड़ी मात्रा में धन और भूमि का दान करते थे। वे वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के पक्ष में थे। इसलिए कुछ राजपूती राज्यों में तो भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संघ में उनके विलय तक ब्राह्मणों से अपेक्षाकृत कम लगान वसूल किया जाता था। इन विशेषाधिकारों के बदले ब्राह्मण राजपूतों को प्राचीन सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानने को तैयार थे। दक्षिण भारत के राजवंश। पल्लव वंश।